साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज से मैं एसएससी एमटीएस 2024 और एसएससी जीडी 2024 जो ये मुख्य परीक्षाएं होने वाली हैं इस महीने, उनके जीके जीएस और स्टैटिक जीएस, संपूर्ण जीके जीएस और स्टैटिक जीएस की बात करूंगा। ये जो बातें जो चर्चाएं होंगी ये एमसीक्यू फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगी, क्योंकि इसी फॉर्म में परीक्षा में प्रश्न आते हैं। और ये जो एमसीक्यूज होंगे ये साधारण नहीं होंगे, बल्कि चुनिंदा प्रश्न होंगे जो जिनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से और नए क्वेश्चंस से ये क्वेश्चन जो बंच ऑफ क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसलिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यह वीडियो पहली वीडियो है इस सीरीज की एसएससी एमटीएस और जीडी 2024 के लिए। इसमें आप इतिहास के, भूगोल के प्रश्न देखेंगे, राज्य व्यवस्था पॉलिटी के देखेंगे, इकॉनमी, साइंस, स्पोर्ट्स के देखेंगे, चर्चित व्यक्तित्व और जो चर्चित स्थान हैं उनके बारे में बात होगी, योजनाएं और कार्यक्रमों के बारे में बात होगी, मेले और उत्सवों से खूब सारे प्रश्न आते हैं, लोक नृत्य से प्रश्न आते हैं, इनकी बात होगी, पुरस्कार और सम्मान किसको कौन से मिले हैं उनकी बात होगी, प्रमुख संस्थान खूब प्रश्न आते हैं, प्रमुख दिवस, जनगणना, नेशनल पार्क, पुस्तकें एवं लेखक, भारत विश्व में प्रथम राजधानी व मुद्रा। इसके अतिरिक्त प्रश्न जो है वीडियो में करंट अफेयर्स से भी एक दो प्रश्न जरूर रहेंगे और करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास भी एक अलग से की जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी वीडियोज़ हैं, जो क्लासेस हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खासतौर से एसएससी एमटीएस जो कि भी हाल में अभी जल्दी ही परीक्षा होने वाली है, 20-22 दिन बचे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए और आशा कर सकते हैं आप कि ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के से पूर्व आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं समाधान द सॉल्यूशन की ओर से। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द हरित क्रांति का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? देखिए, तुरंत ही प्रश्न सही पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर दीजिए। एमएस स्वामीनाथन को आप जानते हैं, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। लेकिन प्रश्न क्या है कि हरित क्रांति का इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो आप विलियम गॉड को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसलिए प्रश्न ध्यान से पढ़िए, विलियम गॉड। अब देखिए, प्रश्न एक था लेकिन इसमें अनेकों प्रश्न के उत्तर इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए वीडियो को। और यदि ठीक लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की बात करें तो ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, और श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी हैं और ये मछली से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, सैम पित्रोदा इससे संबंध रखते हैं। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है, विशाल तिवारी इसके प्रणेता हैं। रजत क्रांति जो है ये इंदिरा गांधी इनकी प्रणेता हैं, वासुदेव राव ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये मुर्गी पालन मुख्य रूप से अंडा पालन से, अंडा के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें, दुर्गेश पटेल का नाम जुड़ा हुआ है। गुलाबी क्रांति जो है मांस से, प्याज से, मुख्य रूप से झींगा के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल और बागवानी, शहद से संबंधित है। भूरी और काली क्रांति कॉफ़ी और चमड़ा से संबंधित है। इस पेट्रोलियम उत्पादन से भी संबंध है। देखिए, कई जो संबंधित जो क्रांतियों से संबंध है इनका, तो इसमें आप देखिएगा कि ये इसमें से एक कोई विकल्प रहेगा तो आप जरूर इसको ट्रिक करिए। तीन, जैसे कॉफ़ी, चमड़ा और पेट्रोलियम है तो इसमें ये ही रहेगा, और यदि सारे रहेंगे तो उपयुक्त सभी रहेगा ऑप्शन। ग्रे क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से। प्रोटीन क्रांति ये नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली द्वारा प्रपाउंडेड थी, प्रमुख रूप से प्रोटीन बढ़ाने के उद्देश्य से। अमृत क्रांति जो है ये नदियों को जोड़ने की परियोजना है। और इंद्रधनुषी क्रांति, यह सभी चीज़ों, सारे जो आप ऊपर
आपने देखा सबका उत्पादन एकीकृत जो है उत्पादन हो, और ये फर्स्ट जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी आई 2000 में, उसके तहत इसकी घोषणा की गई। अब आप देखिए कि प्रश्न के इतने प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ मिल रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिए, और यदि ठीक लग रहा हो, इस पर मेहनत की गई हो और आपके काम का हो ये पूरा कंटेंट, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। समाधान द सॉल्यूशन चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है या मूल कर्तव्य है? तो निःशुल्क अधिकार आप जानते हैं कि यह मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में इसको जोड़ा गया है बाद में, तो यह मूल अधिकार की श्रेणी में आएगा। नाम इसका है राइट टू एजुकेशन, यानी RTE एक्ट 2009। ये 86th अमेंडमेंट संविधान में किया गया संशोधन, उसके परिणाम स्वरूप यह हुआ अनुच्छेद 21A के द्वारा। याद रखिएगा, ये प्रश्न खूब आता है। अनुच्छेद आर्टिकल 21A के तहत ये जोड़ा गया था, और यह एक मूल अधिकार है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यह निश्चित किया गया है। और मौलिक अधिकारों की बात किया जाए तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए ये प्रश्न आया है, सबसे बड़ा द्वीप और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। तो क्या ये ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है, बोर्नियो है या श्रीलंका है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाएगी तो मेडागास्कर सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये मेडागास्कर के पास की जो वनस्पतियां हैं। और मेडागास्कर की यदि बात करेंगे तो ये अफ्रीका का भी सबसे बड़ा द्वीप है। अब आइए द्वीपों की बात कर लें। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका है। विश्व का और उत्तरी अमेरिका का, इन दोनों का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सालसेट है, और मध्य अंडमान क्षेत्रफल की दृष्टि से है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन। प्रशांत महासागर का न्यू गिनी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करेंगे तो इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो क्या है? ग्रीनलैंड। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप देखिए इतने सारी जानकारियां, और ये सारे प्रश्न आए हुए हैं या परीक्षा में आने की संभावना है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। और एक बार फिर से मेरी अपील होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। बोधगया जन्म लुम्बिनी में, ये 563 ईसा पूर्व में। कभी कभी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछ लेता है कब, किस सन में इनका जन्म हुआ। तो 563 ईसा पूर्व। गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये याद रखिएगा। यह प्रश्न खूब आता है। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को ये बोधगया में हुई थी, इसको महाबोधि कहते हैं। देखिए बोध से ज्ञान शब्द है, बोध का अर्थ ज्ञान है, तो महाबोधि याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में, इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी प्रश्न आता है, याद रखिएगा। सारनाथ यदि ऋषिपत्तनम सारनाथ की जगह लिखा रहे तो सेम चीज़ है। ये पाली भाषा जो कि साधारण उस समय की भाषा थी, उस भाषा में इनके उपदेश दिए गए। सर्वाधिक उपदेश, ये प्रश्न आता है कि कहाँ दिए गए? तो कौशल, ये कुशल नहीं है, ये है कौशल।
कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, कौशल देश था उसकी राजधानी। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और यह कुशीनगर या कुशीनारा भी लिखा रहे तो आप याद रखिएगा, और यह देवरिया जिले में पड़ता है। देखिए ये भी प्रश्न आता है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा कि कुशीनगर यानी महापरिनिर्वाण जो बुद्ध का हुआ वह कुशीनगर किस जिले में स्थित है, तो देवरिया है, और देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण में क्या चेंजेज होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, देखिए प्रकाश संश्लेषण की जब बात कीजिए तो प्रकाश सूर्य से निकलता है, सूर्य से पौधे में आता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये प्रकाश से प्रारंभ होगी, यानी सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये आप याद रखिए। तो सीधे सौर ऊर्जा पर आप ध्यान फोकस कीजिए। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सूर्य से ऊर्जा मिली, यहाँ आई, और सौर ऊर्जा जब इसको मिल गई तो ये ऑक्सीजन यानी केमिकल एनर्जी निकल रही है, ये याद रखिए। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? बड़ा लोकप्रिय प्रश्न है ये, क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो देखिए 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं, इसमें हिंदी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाकी ये संस्कृत, तमिल और तेलुगु, ये तीनों क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं। अब आप देखेंगे कि जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं इसमें तमिल सबसे पहली है, सबसे प्राचीन है, 2004 में हुई थी। उड़िया को देखें तो 2014 सबसे लास्ट में हुई है। ये प्रश्न यदि आए तो आप याद रखिए कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा तमिल है, और सबसे नवीन जो कही जाएगी उड़िया है, राइट। 7वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात क्या है? सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं ग्रामीण भारत में, याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न सही से आप नहीं पढ़ेंगे तो तुरंत 943 लगा देंगे, और लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये ग्रामीण भारत में पूछा है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 949 लगाएंगे, राइट। भारत का जो कुल लिंगानुपात 943 है, और ये पिछली बार की जनसंख्या से 10 ज़्यादा है, यानी 933 था, इस बार 10 बढ़ गया है। शिशु लिंगानुपात 919 है, 8 कम हो गया है। शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 929 और ग्रामीण क्षेत्र में 949। अब याद रखिए सेक्स रेशियो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। इसका अर्थ क्या है कि शहरी क्षेत्र भले ही ऐसी बात की जाती है कि शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भेदभाव की बात की जाएगी तो कम है, ये जहाँ तक कि जनसंख्या के आंकड़ों की बात करेंगे। सर्वाधिक सेक्स रेशियो जो है केरल में है, वहाँ क्योंकि क्या है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। ये आप जानते हैं सेक्स रेशियो क्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, ये सेक्स रेशियो है। न्यूनतम हरियाणा की है। 8वां प्रश्न है, एजार कप, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एजार कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए पोलो इज़ द राइट आंसर, ये पोलो खेल का। अब कुछ कप के नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है। फुटबॉल से जो है डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप और सुब्रतो मुखर्जी कप, ये प्रमुख कप हैं जो कि परीक्षा में आते हैं, याद रखिए। हॉकी से संबंधित हैं बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। ये देखिए, ये इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो 2-3 बार देख ही लीजिएगा, और याद मत करिए, केवल देखते रहिए। जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे और आप सही ऑप्शन कराएंगे। क्रिकेट की बात करें तो सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी आते हैं मुख्य रूप से। परीक्षा में टेबल टेनिस की बात करें तो बर्ना बेलेक कप, बैडमिंटन नारंग कप, गोल्फ बाकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। जिम्नास्टिक की बात करें तो चाइना कप, ये कप याद रखिए। 9वां प्रश्न, किस शहर को भारत का कार्टनोपोलिस कहते हैं? कार्टनोपोलिस ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो कार्टनोपोलिस ऑफ इंडिया क्या है? मुंबई है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए इसमें और जो उपनाम है याद रखिए, मुंबई को पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं,
भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहते हैं, कुर्ग कर्नाटक में है। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहेंगे। राजस्थान का स्कॉटलैंड माउंट आबू को कहेंगे। भारत का मैनचेस्टर, ये भी प्रश्न आता है, अहमदाबाद है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। और उत्तर भारत और एशिया, इनका मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है, क्योंकि कपड़े के लिए बहुत मशहूर था, हालांकि अब नहीं है। तो इस तरह से इनको याद रखिए, परीक्षा में आते हैं। 10वां प्रश्न, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय अंडरग्राउंड म्यूजियम किस शहर में शुरू किया जाने वाला है? तो ये जो है दिल्ली में शुरू किया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन में। ये देखिए, ये तस्वीर है महात्मा गांधी के साथ, ये शायद इरविन है, इनकी तस्वीर है, और ये म्यूजियम में लगी हुई है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ये प्रारंभ की जा रही है। कुछ और इस संबंधित प्रश्न देख लीजिए कि प्रथम AI आधारित यातायात व्यवस्था प्रारंभ करने वाला राज्य है सिक्किम है। AI पर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो है ट्रैफिक सिस्टम। प्रथम शहरी रोपवे, ये खूब प्रश्न इधर आया है, इधर हाल में वाराणसी में है प्रथम शहरी रोपवे। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक बनाने वाला प्रथम राज्य जो है उत्तराखंड है, इनको याद रखिए। 11वां प्रश्न, दीवाने को ही, यह किससे संबंधित है? देखिए, ये प्रश्न आते हैं, दीवाने को ही, इस तरह से प्रश्न, दीवाने से संबंधित प्रश्न आते हैं। दीवाने को ही आप समझिए कृषि से संबंधित है, और इन्होंने शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब कुछ प्रश्न देख लीजिए। दीवाने मुस्तखराज, ये भी प्रश्न आता है, वित्त विभाग से संबंधित है, कर वसूली से संबंधित है ये। दीवाने इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था। दीवाने अर्ज, सैनिकों की भर्ती से संबंधित था। दीवाने बंदगान, खूब ये प्रश्न आता है, दासों का विभाग था। दीवाने खैरात, दान का विभाग था। कहते हैं ना खैरात में मिल रहा है क्या, ये दान से संबंधित है। दीवाने विजारत, सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। ये वजीर यानी मंत्री के पास होता था, और ये सारे विभागों को एक साथ देखता था। ये इसको आप मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री होता है, जिसके पास सारे विभाग होते हैं, वो सब विभागों का मुखिया होता है, इस तरह से। 12वां प्रश्न है, थावे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, केरल। थावे महोत्सव की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये बिहार में मनाया जाता है। कुछ और महोत्सवों की बात करेंगे, लेकिन इसके पहले बिहार के अन्य उत्सवों की बात करें तो छठ पर्व बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं, बिहार का। उड़ीसा के पर्वों की बात करें तो रथ यात्रा और बल यात्रा और नुआखाई महोत्सव, ये खूब आता है, नुआखाई महोत्सव, रज पर्व, नव कलेवर उत्सव। केरल की बात करें तो ओणम तो बहुत फेमस है, विशु भी फेमस है, और मकर बिलक्कू और नौकायन वहाँ का प्रसिद्ध है। बड़ी बड़ी नौकाएं पतली पतली होती हैं, कई लोग चलाते हैं, आपने देखा होगा चित्र में। कर्नाटक में भैंस दौड़ फेमस है। उभौली महोत्सव आता है परीक्षा में, सिक्किम और नेपाल दोनों जगह मनाया जाता है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आया है कई बार। तो साइलेंट वैली आप जानते हैं इसको कहाँ स्थित है? केरल में, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। कुछ वैलीज जो आती हैं परीक्षा में देख लीजिए, फूलों की घाटी, फ्लावर्स वैली या वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, लेकिन सिलिकॉन वैली आप तो वर्ड पूछे तो कैलिफोर्निया USA में है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश। मृत घाटी, ग्रैंड घाटी, रैबिट घाटी और जुवान घाटी, ये चारों USA में है। हैप्पी घाटी और बटरफ्लाई वैली ये जो है हांगकांग में है। शिकारी वैली जो है ऑस्ट्रेलिया में, और सेक्रेड वैली पेरू में है। ये वैलीज याद रखिए। नेक्स्ट, 14वां प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में मार्क रूट, नाम याद होगा आपको, ये चर्चा में रहे, किस संगठन के महासचिव बनेंगे? मार्क रूट ये किस संगठन के महासचिव बनेंगे? तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, नाटो के बनेंगे, नाटो के महासचिव। नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये। नाटो का फुल फॉर्म पूछे तो आप जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 1949 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? नाटो के किसी सदस्य पर हमला करने वाले को सब मिलकर जवाब देंगे, यानी एक सैन्य समझौता है, किसी एक देश पर हमला करेंगे तो सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।
मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में स्थित है। यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में ही है। कुल सदस्य 32 हैं। 31वां फिनलैंड और 32वां स्वीडन हुआ है। और इसी नाटो की सदस्यता जो है यूक्रेन लेना चाहता था, और उसी के चक्कर में रूस से युद्ध भी लड़ना पड़ रहा है, अभी भी चल रहा है। ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई, लेकिन याद रखिए थोड़ा सा बहुत मामूली अंतर है, ब्रिक्स यदि कहेगा तो 2009 में, क्योंकि साउथ अफ्रीका को बाद में इसमें लाया गया, एस से साउथ अफ्रीका हो गया, राइट। और BRICS है, 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और लास्ट में साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स हो गया। यूएनओ की स्थापना की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और G7 1975 में स्थापित हुआ था। G7 जो है ये ग्रुप 7 है, और ये डेवलप्ड कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। 15वां प्रश्न है, किस पाठ्यांक पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये भी प्रश्न खूब आया है। ये याद रखिए 40 और -40 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होगा -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों पैमाने समान होते हैं। अब इसका सूत्र है C/5 = F - 32/9 है, ये याद रखिए। इसी के थ्रू आता है, कभी ये सूत्र जो है याद रखेंगे, कभी सवाल भी पूछ लिया तो आप इसे निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ यदि -40 रख देते हैं तो -8 दोनों तरफ आ जाता है, इसलिए -40 पर दोनों तरफ के पैमाने बराबर हो जाएंगे। कौन? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। 16वां प्रश्न, किसकी जयंती पर सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? यही व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। सी सही है। कुछ दिवस देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन क्रिसमस डे होता है। बाल दिवस 14 नवंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, राजीव गांधी का जन्मदिन। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, जो कि आज ही है जब आज हम लोग बात कर रहे हैं। विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन। किसान दिवस 23 दिसंबर, चौधरी चरण सिंह का। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। और सेवा दिवस 17 सितंबर, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इनको याद रखिए। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आया हुआ है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में खूब प्रश्न आते हैं। तो याद रखें, यूनेस्को का जो मुख्यालय हो वो कहाँ है? पेरिस में। ऑप्शन नंबर D सही उत्तर है। यूनेस्को की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1946 में स्थापित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति के लिए विश्व भर में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में देशों के मध्य स्वस्थ भावना का निर्माण किया जाना। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, यह 1948 में स्थापित हुआ और मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। रेड क्रॉस, इस पर भी प्रश्न आते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा में ही है। और रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, और ये एकमात्र संगठन है जिसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, याद रखिए। UNHCR का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है। 1951 में स्थापित, मुख्यालय जिनेवा में है। इन सबको याद रखिए। 18वां प्रश्न है, किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा की बात करें तो थाईलैंड, युगांडा, इंडोनेशिया, गैबन। देखिए इसमें इन तीनों से होकर गुजरती है, थाईलैंड से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर A सही उत्तर है। यदि आप मैप में देखेंगे तो आप यहाँ देखिए, ये है इक्वेटर, ये बीच से लाइन जा रही है, और थाईलैंड ये है। तो आप थाईलैंड को ऊपर पाएंगे, तो थाईलैंड सही उत्तर है। कुछ देश हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। ये 13 देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा होकर जाती है। कोलंबिया, साओ टोमे और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, सोमालिया, युगांडा, इस तरह से ब्राज़ील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इन सब से होकर गुजरती है। 19वां प्रश्न है,
गुणसूत्र में, ये साइंस का प्रश्न है कि गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम्स में क्या उपस्थित होते हैं। डीएनए तथा प्रोटीन, डीएनए तथा शुगर, आरएनए शुगर तथा आरएनए अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन की बात, डीएनए तथा प्रोटीन की बात होगी यहाँ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर यदि गुणसूत्र में देखा जाए। गुणसूत्र में डीएनए तथा प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ये है क्या, आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि माता पिता से संतान में गुण इसी के माध्यम से जाते हैं। गुणसूत्र मैट्रिक्स और डीएनए से बना होता है। मैट्रिक्स में धागे के समान क्रोमेटिन होता है, ये देखिए धागानुमा आकृतियाँ हैं, और जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़े के रूप में होती हैं। 46 होती हैं लेकिन 23 जोड़े, 23 दूनी 46। 22 जोड़े तो स्त्री पुरुषों में समान होती हैं और इन समान जोड़ों को ऑटोसोम्स कहते हैं। एक जोड़ा दोनों में अलग होता है जो स्त्री और पुरुष को विभेद करता है, जिसमें वो कहता है, उसको कहते हैं हेट्रोसोम्स। तो ये याद रखिएगा फैक्ट्स। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, भारत के किस शहर को ग्रीन सिटी कहते हैं। देखिए ग्रीन सिटी, येलो सिटी, ये भी प्रश्न खूब आते हैं। तो ग्रीन सिटी जो है तिरुवनंतपुरम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप देख रहे हैं ये ग्रीनरीज, एक जो विशाल भवन है उस पर इतनी ग्रीनरीज है, इसलिए इसको ग्रीन शहर कहते हैं, ऐसे ही नहीं। ऑरेंज सिटी की बात करें तो नागपुर है, नागपुर। पिंक सिटी जयपुर, जानते हैं, फेमस है। सिल्वर सिटी कटक, वाइट सिटी उदयपुर, रेड सिटी अजमेर, और येलो सिटी या गोल्डन सिटी जो है जैसलमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो नटराज मंदिर की बात करेंगे तो नटराज मंदिर जो है वो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी विल अगेन द राइट आंसर। ये है नटराज मंदिर, बहुत चर्चित, बहुत फेमस और शानदार। तमिलनाडु के अंदर मंदिरों की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मदुरई में है और ये पांड्यों द्वारा निर्मित है। ये प्रश्न आता है किसने निर्माण किया और कहाँ स्थित है, याद रखिए। रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये भी खूब प्रश्न आता है। ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ही है, देश का सबसे बड़ा मंदिर है, याद रखिए। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी, सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ जाते हैं। केरल में सबरीमाला मंदिर खूब अभी चर्चा में भी रहा है हाल के वर्षों में। कर्नाटक विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। उड़ीसा में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, फेमस ही है। लिंगराज मंदिर भी यहीं स्थित है। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर, और ये रामप्पा प्रश्न आता है किससे संबंधित है, तो याद रखिए भगवान शिव से संबंधित है, और इसको काकतीय वंश के रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर से, तो चित्र आपने देख लिया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अभिनव बिंद्रा को। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता शूटिंग में, और आप जानते हैं इन्होंने ये शूटिंग जो 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में ये भाग लेते हैं, लेते थे, अब तो नहीं ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय की बात की तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। बॉक्सिंग, हॉकी, टेबल टेनिस, जूडो और स्विमिंग, इन सब का भी हेडक्वार्टर लुसाने में है, याद रखिए। फुटबॉल की जो प्रमुख संस्था है फीफा, वो उसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। और ओलंपिक के 5 छल्ले, ये जो गोल गोल बने होते हैं ना, ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, राइट। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये देखिए खूब प्रश्न आता है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस देश के साथ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, बांग्लादेश की है। और आप चित्र में यदि आप देखेंगे, देखिए ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश चारों तरफ से ये भारत से घिरा हुआ इस तरह से, तो चारों तरफ से घिरा है, इसलिए सबसे ज़्यादा बाउंड्री इसी की हो जाती है, राइट। और यदि ये देखें कि कितने देश भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो 7 देश भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, और सबसे अधिक जो है बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश की है, और सबसे छोटी बाउंड्री अफ़गानिस्तान की है। अफ़गानिस्तान बहुत कम क्षेत्र है उसका जो कि भारत से लगता है, बाकी चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान ये भी भारत की सीमा से लगे हुए हैं। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं सुमेलित है।
हड़प्पा स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, पुजारी की मूर्ति यहाँ से तो मिली है, सही है। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, विशाल स्नानागार मिला है, सही है। लोथल, ये गलत है। लोथल क्या है, एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और कालीबंगा जो है, यहाँ हल के चिन्ह मिले हैं, यहाँ जो है टूटी हुई चूड़ियों के चिन्ह मिले हैं। तो लोथल तो एक बंदरगाह था। हड़प्पा की बात करें तो दयाराम साहनी, डीआर साहनी ने 1921 में इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो ये राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज की थी। और मोहनजोदड़ो इसका मतलब है मृतकों का टीला, याद रखिएगा, मृतकों का टीला है। राखीगढ़ी ये हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थान है, ये भी प्रश्न आता है। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त एक नगर था। ये सवाल आया है, याद रखिएगा कि 3 भागों में विभक्त नगर कौन सा था। धौलावीरा था। खेल का मैदान मिला है, नेवलों की मूर्ति मिली है और 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित है। 25वां और अंतिम प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये इकोनॉमी का प्रश्न है, उदारीकरण का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, पीवी नरसिंह राव के द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, यानी इन दोनों के द्वारा। तो देखिए, जब ऐसा प्रश्न आए तो यदि एक जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह या पीवी नरसिंह राव, दोनों में से एक का रहे तो एक का मारे, ट्रिक करें। लेकिन यदि दोनों लिखा है तो आप निश्चित रूप से ए और बी दोनों को करेंगे, क्योंकि दोनों ने मिल के ये काम किया था। पीवी नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर थे और ये कौन थे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह बाद में प्रधानमंत्री हुए। तो इसको राव मनमोहन पॉलिसी भी कहते हैं 1991 की, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर राव ने इनको पूरी छूट दी थी कि आप जैसे चाहें वैसे करिए। और इन्होंने क्या मॉडल दिया, एलपीजी मॉडल, याद रखिएगा, लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में लिबरल सारी नीतियों को किया गया, लाइसेंसिंग नीतियाँ, बहुत सारी नीतियाँ थी, उनको उदार बनाया गया, ख़त्म किया गया। प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन जो है वो सरकार करती थी या सरकारी कंपनियां करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर को दिया जाने लगा। ग्लोबलाइजेशन, पूरी इंडिया की इकॉनमी को शेष विश्व के साथ कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, प्रतिबंधों को ख़त्म किया गया। बहुत सारे टैरिफ्स लगे थे, बहुत सारे आयातों पर प्रतिबंध लगे थे, बहुत सारा कोटा लगा था, उन सबको ख़त्म किया गया। प्रतिबंधों में कमी की गई और निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया। तो इस तरह से जो एलपीजी मॉडल था उसमें लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का दौर प्रारंभ हुआ और इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म का काल कहा जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का काल। तो साथियों, आपने कुल 25 प्रश्न किया और ये वो प्रश्न हैं जो जिनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको एक बार 2 बार देखिएगा। और समाधान द सॉल्यूशन को आपने अब तक समझा होगा कि यहाँ कैसा कंटेंट दिया जा रहा है। तो यदि ठीक हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर समाधान द सॉल्यूशन को कीजिए, और हमारा भी मनोबल बढ़े और आपका निश्चित रूप से काम हो। ये सारी वीडियोज़ बेनिफिशियल साबित होंगी। लगे रहिए, डटे रहिए, अपने कर्म पथ पर और लक्ष्य पर बिल्कुल निशाना साधे रहिए, आपकी विजय जरूर होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।